हेलो एवरीवन, माई सेल्फ BL मेहरिया, केमिस्ट्री फैकल्टी टीम ACA के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। एक दो लेक्चर का बस ये चैप्टर बाकी है। आज है उसका लेक्चर नंबर 21। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी पढ़े थे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक बार ऑक्साइड्स और इनके ये जो ऑक्सो एनाइन बनते हैं, ऑक्सो एनाइन ऑफ मेटल्स जो है, एक ये करके टॉपिक दे रखा है। देखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से, 3D सीरीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे। 3D सीरीज के एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल्स के हैं। ऑक्साइड तो सिंपल उनके ऑक्साइड होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऑक्साइड ले लूं, B2O3 एक ऑक्साइड है, एक B2O4 ऑक्साइड है और एक B2O5 ऑक्साइड है। आपको पता होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो थे, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती ही थी, क्योंकि इनके NS और N-1D में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस हुआ करता था। अब होता क्या है, इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये अलग अलग ऑक्साइड या अलग अलग ऑक्सो एनाइन बना सकते हैं। ऑक्सो एनाइन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सो एनाइन का ये मतलब हुआ ऑक्सीजन अपने ऊपर जो है वो चार्ज लेकर आएगा और ओवरऑल उस मेटल के ऑक्साइड पर कोई ना कोई चार्ज आने लग जाएगा। यहाँ पर बात करें B2O3, B2O4, B2O5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं यदि बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 6 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +3। यानी वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 2x - 8 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +4। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है, यहाँ पर आ जाएगी 2x - 10 = 0, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी +4 और इसकी क्या है, +5 है। लेफ्ट टू राइट इन तीनों साइड्स में मैं देखूं तो मेटल जो है, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही है सर, इंक्रीज होती जा रही है। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। आयोनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है सर। ये फजान का भी एक रूल है सर, 11th क्लास में। मान लीजिए दो कोई एटम्स हैं A और B, इनके बीच बनने वाले ये जो बॉन्ड है, ना तो कभी प्योर यानी 100% आयोनिक हो सकता है, ना 100% कोवेलेंट हो सकता है। A और B दो एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड कुछ आयोनिक कैरेक्टर का होगा और कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। अब यदि A जो है वो कैटायन है और B जो है वो एनाइन है, तो अभी हमने ये सीखा है कि A के ऊपर जितना चार्ज ज्यादा होगा, आयोनिक कैरेक्टर जो है वो क्या और कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये जो A है, इसके ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल होता है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो यदि ज्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। और आयोनिक कैरेक्टर जो है, जो भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं वो तो मेटल्स बनाते हैं, और मेटल्स की जो ऑक्साइड्स जो है सर, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ये जो मेटल के ऑक्साइड बने हैं, मेटल के ऑक्साइड को तो वैसे तो होना चाहिए क्या, Pc, लेकिन क्योंकि यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण उसका आयोनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी सर। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सर वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। यहां पर मैं बात करूं B2O3 की, मैं बात करूं तो बुक में साफ साफ लिखा हुआ है B2O3 बेसिक नेचर का होता है सर। अब B2O4 में जैसे +3 से +4 में गए हम, बेसिक स्ट्रेंथ लेस बेसिक हो गया सर, लेस बेसिक बनना शुरू हो गया सर ये। और ये जो है ये वापस क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। सॉरी
एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। V2O3 बेसिक है, V2O4 लेस बेसिक है और V2O5 जो है वो कैसा है, वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें दोनों नेचर हो, दोनों नेचर मतलब जिनमें एसिडिक नेचर भी हो और जिनमें कौन सा नेचर हो, बेसिक नेचर भी हो, यानी दोनों नेचर ने एंट्री ले ली, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो आप देख सकते हैं V2O3 V2O4 V2O5 +3 +4 +5 बेसिक लेस बेसिक और एम्फोटेरिक बन गया, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज होती जा रही है। बेसिक स्ट्रेंथ ये पहला प्योर बेसिक था, फिर लेस बेसिक हो गया और फिर एम्फोटेरिक हो गया, अपने साथ साथ बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर भी जोड़ने शुरू हो गए, यानी लेफ्ट टू राइट गए हम, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, ज्यादा हुई। इसके बाद बात करते हैं अपन इंपोर्टेंट कंपाउंड्स पर। हमारे सिलेबस में दो इंपोर्टेंट कंपाउंड है, उसमें पहला इंपोर्टेंट कंपाउंड आज पढ़ेंगे हम K2Cr2O7। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये कैसे बना है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है सर, जिसमें दो तो पोटेशियम के कैटायन 2K+ और ये जो Cr2O7 है सर, ये Cr2O7 इस पर ओवरऑल माइनस का कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। ये तो पोटेशियम था और इसको हम कहते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या बोलते हैं यहाँ पर, आयन बोलते हैं। बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है बहुत ही इंपोर्टेंट कंपाउंड है। ये लेदर इंडस्ट्री जो है सर, ये लेदर इंडस्ट्री जो है इसमें बड़ा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। यूपी में, अपने इंडिया में यूपी के आसपास ये लेदर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उनमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में लिया जाता है। इसको हम यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडेंट या एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। एजेंट हम यूज करते हैं इसमें इन दी प्रिपरेशन ऑफ, इन दी प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स। ये एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? जितनी भी डाई वगैरह, कलर वगैरह बनते हैं उनको हम एजो कंपाउंड्स कहते हैं। 12th क्लास के ऑर्गेनिक सेक्शन में मैं पढ़ाऊंगा कि दो बेंजीन रिंग, उनके बीच में नाइट्रोजन पैरा पोजीशन पर और नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एजो कंपाउंड बोलते हैं। इतना समझ लीजिए आप कि एजो कंपाउंड होते क्या हैं। जैसे हम सिर में ब्लैक कलर के और तरह तरह के कलर अपन इस्तेमाल करते हैं अपने व्हाइट बाल छिपाने के लिए, ऐसे जो भी कलर मार्केट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एजो कंपाउंड कहते हैं। और एजो कंपाउंड बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का रिडक्शन करते दूसरों को ऑक्सीडाइज करते उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते थे। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी हेल्प ली जाती है। तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसका ये डाइक्रोमेट आयन है। एक कंपाउंड और होता है सर, एक कंपाउंड होता है क्या, K2Cr2O, K2Cr2O7 है ये तो, और एक होता है K2Cr4 होता है, K2Cr4 होता है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम पोटेशियम क्रोमेट। इसका तो नाम था डाइक्रोमेट और इसको हम बोलेंगे क्या, क्रोमेट। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। पोटेशियम क्रोमेट में Cr4 है, डाइक्रोमेट में Cr2O7। यहाँ भी 2K+ है और Cr4 पर कितना चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं सर क्रोमेट। क्रोमेट क्या बोल रहे हैं? आयन बोल रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए। हमारे सिलेबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस पर कलर कैसे, इसके स्ट्रक्चर कैसे है और इसको किस तरह से केमिकल रिएक्शंस में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो दो कंपाउंड थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट। फर्क क्या है? एक में Cr4-2 है और एक में Cr2O7-2 है। अब बात करते हैं अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। आयरन क्रोमाइड से इसको बनाया जाता है।
आयरन क्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से आयरन क्रोमाइड से इसको बनाया जाता है, FeCr2O4 आयरन क्रोमाइड होता है। यानी इसका हम पढ़ रहे हैं अभी प्रिपरेशन। आयरन क्रोमाइड क्या होता है, FeCr2O4 को हम आयरन क्रोमाइड बोलते हैं। तो आयरन क्रोमाइड के 4 मोल लेकर हम इसकी रिएक्शन सोडियम के कार्बोनेट से करते हैं। सोडियम का कार्बोनेट के 8 मोल्स लिए जाते हैं, 8 मोल्स ऑफ Na2CO3। इसके बाद में 7 मोल्स ऑफ O2 लिया जाता है, डाई ऑक्सीजन लिया जाता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां से फॉर्मेशन होता है 8 मोल्स ऑफ Na2CrO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 प्लस 8 मोल्स ऑफ CO2 यहां से प्रिपेयर हो जाता है। तो यहां से ये जो कंपाउंड बना है इसको तो हम कह रहे हैं आयरन क्रोमाइड, आयरन क्रोमाइड बोल रहे हैं इसको तो, ठीक है। यहां पर ये जो बना है Na2CrO4 इसको हम बोल रहे हैं सोडियम क्रोमेट। अभी डाइक्रोमेट और क्रोमेट मैंने पढ़ाया था। ये सोडियम क्रोमेट जो है, ये सोडियम क्रोमेट जो है ये कौन से कलर का है, ये यहाँ येलो कलर का सोडियम क्रोमेट जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। इसके बाद क्या करते हैं अपन, 2 मोल लेते हैं अपन, 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेकर हम इसकी रिएक्शन H+ यानी H2SO4 के साथ में कर देते हैं। जैसे ही H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं यहां से बनता है Na2Cr2O7 प्लस 2Na प्लस यहां से बैलेंस करने के लिए बन जाएगा H2 बन जाएगा। इसको हम कह रहे हैं, ये तो था सोडियम क्रोमेट, ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट बन गया भाई। तो सोडियम क्रोमेट ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, सबसे पहले आयरन क्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन एसिड से करते हैं लाइक H2SO4 से करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। ऊपर वाला Na2CrO4 जिसका नाम था सोडियम क्रोमेट, ये जो येलो कलर का था और ये ऑरेंज कलर का होता है जिसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट है, ये ऑरेंज कलर का है। अब क्या करते हैं सर, हमें तो क्या बनाना था, हमें तो K2Cr2O7 बनाना था। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे Na2Cr2O7 जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2KCl से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही 2KCl से रिप्लेस करेंगे दोनों पोटेंशियल यहां आ जाएंगे, K2Cr2O7 है प्लस यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा क्या, NaCl बन जाएगा। 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, NaCl। इसका रीजन ये है कि सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ज्यादा सोल्यूबल है, ये इजीली रिप्लेस होकर NaCl करके बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या बना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बना, इसको हम कह रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहे थे। और इसका कलर भी कैसा रहेगा, इसका कलर भी कैसा रहेगा, ऑरेंज कलर रहेगा। तो ये आप चीजें ध्यान रख लेना। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके कितने स्टेप का है, 3 स्टेप का है। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं आज अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगी। तो एक तरफ तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं क्रोमेट आयन का और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर बना देता हूं डाइक्रोमेट आयन का, डाइक्रोमेट आयन का। इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्रोमेट आयन होता है सर Cr4-2 और डाइक्रोमेट आता है Cr2O7-2। इनकी स्ट्रक्चर देखना। क्रोमेट आयन जो है सर इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, Cr है 1 2 3 और 4 ऐसे ऑक्साइड्स बन गए। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ओवरऑल इस पर कितना चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज है। इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल ये इक्वल है 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल। Cr2O7 जो है सर ये 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। टेट्राहेड्रल 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो है, ये पहला Cr4 था, दूसरा Cr4 दोनों ज्वाइन हो जाए तो वैसे तो Cr2O8 बन जाना चाहिए। इसका डबल करें तो क्रोमियम का डबल Cr2 और ऑक्सीजन का डबल क्या हो गया, फिर 7 का डबल और 4 का डबल 8 होना चाहिए, लेकिन 7 है। इसका ये मतलब है क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में एक एक ऑक्सीजन क्या होती है, पहले तो कॉमन होती है। कॉमन होने के बाद यहाँ क्या होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है।
ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 179 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है, और ऐसे 3 बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर भी 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये यहाँ मैं इसकी बात करूं तो ये भी टेट्राहेड्रल है, इसकी बात करूं ये भी टेट्राहेड्रल है। 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कॉमन है, जॉइन है, जहां CR और CR की जो बॉन्ड एंगल है वो 126 डिग्री है। यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसका लास्ट टॉपिक है कि इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे यूज करते हैं। हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यूज करेंगे तो इसको हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बना के यूज करेंगे। एसिडिफाइड का मतलब हो गया सर इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाकर चलते हैं। देखना ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है सर, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है सर जो सेल्फ का खुद का क्या कर ले सर, खुद का जो रिडक्शन कर ले सर, जो खुद का रिडक्शन कर ले। एसिडिफाइड का मतलब एसिडिक कंडीशन में ये K2Cr2O7 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, क्योंकि ये खुद का क्या कर लेता है रिडक्शन। कैसे खुद का रिडक्शन कर लेता है सर, यदि Cr2O7 -2 की रिएक्शन हम किसी एसिड की प्रेजेंस में 14H+, जब भी इसको 6 इलेक्ट्रॉन हम दे दे तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Cr+3 में, प्लस इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा 7H2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ देख रहे हैं इस रिएक्शन में, ये Cr2O7 है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे क्रोमियम की तो कितनी मिलेगी आपको +6। इसकी चेक करेंगे तो कितनी मिलेगी सर +3। एक क्रोमियम को +6 से +3 में आने के लिए आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है। दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी चीज देख सकते हैं आप +6 से क्रोमियम +3 पर आ गया, मतलब ये सेल्फ का क्या कर रहा है, ये सेल्फ का रिडक्शन कर रहा है सर। और जो खुद का रिडक्शन कर लेगा वो बिहेव करेगा एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। दूसरी गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। चार्ज भी देख लीजिए आप, -6 -2 यानी माइनस का तो 8 है और प्लस का कितना है 14 है, यानी ओवरऑल प्लस का 6 चार्ज है रिएक्टेंट के साइड में, तो उधर भी प्रोडक्ट के साइड में 3 2 जा कितना प्लस का 6 चार्ज है। यानी ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, हाफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जहां क्रोमियम को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जहां क्रोमियम ने +6 से +3 में आकर खुद का रिडक्शन कर लिया। अब इसके साथ कोई दूसरी रिएक्शन लिखकर हम ऐड कर देंगे। 8th क्लास में मैंने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको सिखाया था। इसके साथ यदि मान लीजिए मैं आयरन की रिएक्शन कनेक्ट कर दूं, आयरन है Fe+2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। यदि इस रिएक्शन को मुझे जोड़ना हो इसके साथ में, मैं ये कहूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का Cr2O7 जो है वो आयरन को +2 से +3 में भेज देगा। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनाई जाएगी, तो इसको 6 लिखना पड़ेगा, इसको 6 लिखना पड़ेगा, और ये इसको 6, यानी इस कंप्लीट रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रीजन ये है 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करने थे, कैंसिल आउट। इसके 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में लिखे थे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लिखे थे, दोनों को मुझे कैंसिल आउट करना था। जैसे ही मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ओवरऑल इक्वेशन होगी Cr2O7 -2 प्लस 6Fe+2, ये फर्स्ट ये सेकंड। उसके बाद में मैंने लिख लिया प्लस 14H+ एरो, उसके बाद में 2Cr+3 प्रोडक्ट के साइड में प्लस 6Fe+3 प्लस 7 क्या बन गया H2। अब यह ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन है। ऊपर वाली ये रिएक्शन जहां क्रोमियम +6 से +3 पर आ रहा था, रिडक्शन रिएक्शन थी, और यहां आयरन +2 से +3 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन थी। दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग अलग थी, सेपरेट थी, और यहाँ ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। इसमें क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, सेल्फ पे रिडक्शन करके एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। आयरन +2 से ऑक्सीडाइज होकर कहां जा रहा है भाई +3। ठीक इसी तरह से ये रिएक्शन तो क्या रहेगी सर, फिक्स रहेगी। ये रिएक्शन तो फिक्स है, इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी सर, हाफ रिएक्शन। इसके साथ साथ दूसरी ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, और कौन सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख सकता हूं सर, देखना भाई।
आयोडीन जो है सर I माइनस, उसको ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें, I2 में कन्वर्ट कर सकता है सर। यहाँ 6I माइनस को ये 3I2 में कन्वर्ट कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये पहली हाफ रिएक्शन हो सकती है जहां आयोडीन जो है, आयोडीन इसमें कन्वर्ट हो गया है Sn जो है Sn+2, ये Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट हो सकता है सर। 3 Sn+2 जो है वो 3 Sn+4 में कन्वर्ट हो सकते हैं और क्या दे सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन हो सकती है सर क्या, H2S जो है ना, H2S वो 3 मोल्स ऑफ H2S जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं 6H प्लस 3S प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये करके ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इनको उठा के मैं इस फर्स्ट रिएक्शन में जोड़ दूं तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। यहां मेरा पहला सेगमेंट पूरा होता है जिसको हम कह रहे हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। बड़े मजेदार ऑरेंज कलर का ये आता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट जब करवाए जाएंगे तब K2Cr2O7 याद रखना जरूर, K2Cr2O7। और कल के लेक्चर का K1 और जो पर्पल कलर का है, ये दोनों ही कलर आपको बताए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। येलो कलर का पोटेशियम क्रोमेट KCr O4 जो है वो, और K2Cr2O7 ये दोनों लैब में अवेलेबल रहते हैं। इसके नोट्स आज मैं इसी के बोर्ड की ही PDF भेजूंगा, तो आपको वहीं से लिखना है, NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ना है, और बोर्ड जो है इसी की मैं स्क्रीनशॉट करके भेजूंगा यहाँ से। इसके बारे में ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड ऑक्सोएनाइन के बारे में कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है जिसको हम आयनिक कैरेक्टर भी कह रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मैंने वेनेडियम ऑक्साइड के लिए थे V2O3 V2O4 V2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक बेसिक एम्फोटेरिक हो जाएगा। कुछ बच्चे मेरे को क्वेश्चन भी पूछ रहे थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, जिनमें दोनों नेचर हो, एसिडिक भी और बेसिक भी, ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद K2Cr2O7 के बारे में याद रखना, क्या होता है, कहाँ काम आता है, कैसे प्रिपेयर होता है, स्ट्रक्चर क्या है और इसकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। इतना कीजिए, थैंक यू।